पे सरकार ने जोर दिया है। इस बार के बजट का जो है कि 4 फोकस एरिया है। उसमें जो है कि फोकस एरिया कुछ इस तरीके से ज्ञान है, गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और नारी शक्ति है। तो गरीबी उन्मूलन पे सरकार ने सबसे बड़ा डाटा जो दिया है कि पॉवर्टी रिडक्शन, यानी कि 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआयामी गरीबी से बाहर किया गया है। सरकार का कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन भी कम हुआ है। पीएम जनमत योजना चलाई जा रही है, जिससे कि पीबीटीजी लोगों को सुविधा पहुंचाने या लाभ पहुंचाने में मदद मिली है। पीबीटीजी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। पीएम विश्वकर्मा है, कलाकारों एवं कारीगरों शिल्पकारों की सहायता के लिए यह योजना लाई गई है। डीबीटी के माध्यम से 2.7 लाख करोड़ रुपए की सरकारी बचत हुई है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। और पीएम स्वनिधि में 78 लाख, ये डाटा याद रखेंगे, मेंस में लिखने में बहुत काम आने वाला है। ये मैंने आपको लिख के भी दे दिया है, जो हमारे पेड बच्चे हैं उनको मिल गया होगा, जो एक आध छूट गया होंगे वो मैसेज कर देंगे। तो जो क्या कहते हैं, डीबीटी है 2.7 लाख करोड़, और पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो ये लोन मिल चुका है। तो गरीबी उन्मूलन में 4 बातें हो गई, मोटा मोटी 5 बातें। गरीब 25 करोड़ गरीब लोग बाहर हो गए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। दूसरा, पीएम जनमत योजना, पीबीजीटी वर्ग यानी कि अति गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा, कलाकारों के लिए, कारीगरों के लिए, शिल्पकारों के लिए। उसके बाद पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर के लिए। कितना स्ट्रीट वेंडर? 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को ये योजना का लाभ मिल चुका है। ये था गरीबी का आंकड़ा। महिला के लिए भी बताए थे ना कि महिला जो है कि स्टीम कोर्स जो है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिकल में जो है कि 43% उसका एनरोलमेंट हुआ है। हायर एजुकेशन में जो है कि 28% एनरोलमेंट हुआ है। 2 योजनाएं चल रही है बहुत अच्छी अच्छी। एक विज्ञान ज्योति योजना, जिसमें जो है कि महिलाएं इस क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्टीम इसको बोला ही जाता है, STEM, स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ। इसमें क्या है, एक विज्ञान ज्योति योजना है जो काफी योगदान दिया है महिलाओं को साइंस के क्षेत्र में आने में। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी अपना काफी प्रयास, एक योजना का मैं नाम भूल रहा हूँ, इंडिया ईयर बुक में दिया हुआ था। वो महिला से सिर्फ और सिर्फ महिला वैज्ञानिकों के लिए वो योजना चलाई जा रही है। मैं कल बता दूंगा उसको देख के। एक GER के बारे में जिक्र किए थे, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, कोविड के टाइम में बहुत कम हो गया था, लेकिन जो है कि वो बढ़ गया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा, उसको एकदम से याद कर लीजिए आप लोग कि वो, भागीदारी का, क्या, श्रम भागीदारी में हाँ, जो श्रम महिलाओं का भागीदारी वाला, जो 23% से बढ़ के 37% हो गया है। 30%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है महिला सशक्तिकरण के मामले में। इस डाटा से आप इतना चीज जोड़ सकते हैं, कहने की बात नहीं है। इसको आप सीधा सीधा दहेज प्रथा से जोड़िए, महिला के खिलाफ हो रही हिंसा से जोड़िए, घरेलू हिंसा से जोड़िए, महिला आत्मनिर्भरता से जोड़िए, वो फेमिनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उससे जोड़िए। मतलब ये 37% जो हो गया ना, ये समझिए कि 37% महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो गई हैं। ये अलग बात है कि पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हो पाता है। आज के समय में भी भारतीय समाज में पति अगर नहीं भी कमाता है, निठल्ला भी बैठा हुआ है, महिलाएं कमाती है, फिर भी जो है कि वो पूरी तरीके से समाज में स्वतंत्र नहीं रहती है। अपने पैसों के ऊपर भी डिसीजन लेने का उतना अधिकार नहीं मिल पाता। ये भारतीय समाज में आप और हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी जो महिलाएं कुछ ना कुछ अर्निंग कर रही हैं, उसके पास उस बार्गेनिंग पावर तो कम से कम आ ही गया है। मजा लेके उसके साथ घरेलू हिंसा हो जाए, अगर महिलाएं थोड़ी सी सशक्त हैं तो उसके साथ दहेज का मामला भी कम हो जाएगा। भाई क्यों दहेज देगी, जब वो खुद कमा रही है तो दहेज आपको क्यों देगी? तो इकोनॉमी जो है किसी भी चीज का सबसे बड़ा एंगल होता है। अगर इकोनॉमी बदलेगा, 2 सेक्शन, एक इकोनॉमी और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों में जैसे जैसे परिवर्तन आएगा, समाज के पूरे और सारे विषयों में, मैं एक विषय की बात नहीं कर रहा हूं, हर विषयों में परिवर्तन आना तय है। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की बात हो, आर्ट एंड कल्चर की बात हो, या संगीत हो, म्यूजिक हो, जो भी आप विषय जानते हैं, हेल्थ हो, कुछ भी हो, पैसा आएगा तो आपका लेवल अपने आप बढ़ेगा। देखिए कि पैसा जैसे ही आता है, आर्टिजन्स का, जो कलाकार लोग होते हैं, उसका कलाकृति बिकना स्टार्ट होता है। कलाकृति कौन खरीदता है? कोई गरीब तो अपने घर में खरीद के पेंटिंग लगाएगा नहीं, खरीदेगा अमीर आदमी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। दूसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो डेवलपमेंट आता है, वो भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जाता है समाज में। अगर आज इंटरनेट आ गया है तो आप लाख चाह भी लेंगे तो युवाओं को रोक नहीं सकते हैं। इंटरनेट आ गया है, उसके माध्यम से क्रांति होनी है तो होनी है। आप उसको कितना भी कुछ कर लीजिए, वो दबा नहीं सकते हैं। ठीक है। उसके बाद महिला गरिमा की बात किया था हमने, 3 तलाक को खत्म कर दिया गया है। 33% सीट जो है कि लोकसभा और विधानसभा में रिजर्व कर दिया गया है।
पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 70% महिलाओं को एकल या संयुक्त स्वामित्व दे दिया गया है। 70% महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला है। वो जो इंदिरा आवास योजना पास हुआ है ना, वो महिला के नाम से ही पास हुआ है। घर की जो चाबी दी गई है ना प्रधानमंत्री आवास योजना में, बना बना के कहीं कहीं पे, वो महिला के नाम से ही रजिस्टर करके दे दिया गया है। तो ये महिला सशक्तिकरण की बात होती है। और देखिए एक बात और मैं आज पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात याद आ गई कि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि अगर व्यक्ति के पास खुद का अपना मकान हो जाए, अगर व्यक्ति के पास खुद का अपना मकान हो जाए तो उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब वो लोन ले सकता है, वो व्यापार कर सकता है, बिजनेस धंधा कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहा है, उसके पास अपना मकान तक नहीं है, तो उसके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। वो डरे रहते हैं कि घर भी नहीं है, रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ। तो बेसिक नेसेसिटी है, अगर उसको हम पूरा कर दें तो देश के इकोनॉमी का पहिया और तेजी से घूमेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है और ये सच बात है। अगर आप देख लीजिए कि आज से 10 साल 20 साल पहले क्या होती थी, महिलाएं पानी भरने के लिए जाती थी, वो पन भरने के रूप में माथा पे घड़ा लेके जा रही है, उसका आधा से ज्यादा समय तो पानी लाने और ले जाने में खत्म हो जा रहा था। 2018 का इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़िए, उसमें इस बात का विशेष जिक्र किया गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स वाला है, उसमें इन सब चीजों को काफी अच्छे से रेखांकित किया गया है कि बेसिक नेसेसिटी, उसको जैसे कि आप स्वच्छ पानी, रहने के लिए आवास, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इतना अगर आप अपने नागरिकों को मुहैया करवा देते हैं, उसके बाद जो है कि वो बेसिक नेसेसिटी से अगर ऊपर उठ गया कि खाएंगे क्या इसकी चिंता नहीं रही उसको, दवाई कहाँ से लाएंगे अगर इसकी चिंता नहीं रही उसको, तो क्या करेगा? बिजनेस करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छे अच्छे इनोवेशंस करेगा, कुछ ना कुछ और सोचेगा। अगर आप वो बंदा बेसिक नेसेसिटी में ही लटका रह गया, महिलाएं पानी भरती रह गई, चूल्हा फूकती रह गई, तो देश के विकास में क्या योगदान देगा? फिर तो वो सिर्फ जनसंख्या की गिनती में काम आने वाला है। जो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, वो तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए इन सब चीजों को, ये चीजें बहुत छोटी हैं, बात बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन ये काफी इम्पैक्टफुल है। आप खुद समाज में इसको सामाजिक दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से सोच भी सकते हैं। उसके बाद महिला स्वास्थ्य के बारे में हम लोग बात किए थे। क्या बात किए थे बताइए, कुछ याद है? हाँ, सर्वाइकल कैंसर के बारे में सर, कुछ उसमें हम्म, क्या सिटी का था सर, हाँ हाँ, याद नहीं आ रहा। ये पेट टेस्ट के बारे में बात किए थे और सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात किए थे। और सब लोगों को क्या सुना सुना लग रहा है? इसका मतलब घर जाके नहीं पढ़े हैं आप लोग। देखिए सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात किए थे हम लोग कि सर्वाइकल कैंसर का जो है कि टीका दिया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर जो गर्भाशय का कैंसर होता है, उसको जांच करवाने के लिए एक पेट टेस्ट होता है, उसमें सब्सिडी को बढ़ाया गया है। महिला रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर ध्यान दिया गया है। आप आश्चर्य करेंगे, हो ना हो इस बार बीपीएससी के पीटी में या मेंस में पूछ लिया जाए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या सरकार कदम उठा रही है, क्योंकि ये मुद्दा काफी चर्चा में है। अब लोग इंडिया में सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात करने में जरा सा भी नहीं कतरा रहे, और कतराना कभी भी नहीं चाहिए था। जब इस पे बात होनी ही चाहिए, क्यों नहीं बात होनी चाहिए? आशा वर्कर को और आंगनवाड़ी वर्कर दोनों का हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया गया है। ये महिला Yes, sir. सशक्तिकरण में जो सबसे अंतिम कड़ी है, जो सबसे मतलब कि समाज के अंतिम छोर तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य की कड़ी है, वो यही है, आशा और आंगनवाड़ी। ग्राउंड रूट लेवल पे कौन जाता है? आशा और आंगनवाड़ी जाती है। तो उन दोनों का क्या किया गया? हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया गया है। हाँ, उसके बाद युवा के बारे में भी जिक्र किए थे, क्या किए थे बताइए कुछ। याद है कुछ? अब इतना तो याद आ गया ना, जितना बताया। युवा के बारे में जिक्र किए थे कि पीएम श्री है। क्या है पीएम श्री? पीएम श्री क्या है? इन्हें कुछ पता है? बताइए। सर ये केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, कुछ शिक्षा से रिलेटेड है। किससे? जो केंद्रीय श्री विद्यालय के और तहत नवोदय स्कूल है 14,500 उसकी बेसिस पे और कुछ आईआईटी, आईआईएम और सब में वृद्धि हुई है कॉलेज। पीएम श्री योजना जो है सर स्कूल को, मुद्रा योजना लोन के लिए मैं नहीं, ये अच्छी गुणवत्ता के लिए है। खिचड़ी गुणवत्ता बाजार पर पीएम बंद कीजिए, खिचड़ी बाजार। सुन लिए।
पीएम श्री योजना स्कूल के मॉडर्नाइजेशन के लिए 14,500 स्कूल के मॉडर्नाइजेशन की बात चल रही है, जिसपे अरविंद केजरीवाल देखते नहीं, दिन भर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। हम स्कूल का बात करते हैं, हम अस्पताल का बात करते हैं, तो आप भी थोड़ा थोड़ा आजकल 14,000 स्कूल को ही क्यों बनाइएगा? बनाना है तो सब स्कूल को मॉडर्नाइज कीजिए, A1 क्लास फैसिलिटी दीजिए। तो चलते रहता है, कम से कम न्यूज अगर देखते हैं तो ये सब तो ऐसे भी याद रह जाएगा। 14,500 स्कूलों को मॉडर्नाइजेशन की बात की गई है इस पीएम श्री योजना के तहत। ठीक है, इसके लिए इंडिया मिशन के बारे में आप लोगों के साथ मैंने जिक्र किया था। हायर एजुकेशन का डाटा जो है काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के मेंस के लिए, एकदम इसको याद कर लीजिए। जो लोग पेड है उनको तो मिल जाएगा, नहीं तो जो लोग नहीं है कम से कम लिख लीजिए क्लास में अगर आ गए हैं तो। हायर एजुकेशन में डाटा ये कह रहा है कि 7 IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार का अचीवमेंट है कि 7 नए IIT खोले गए हैं, 16 ट्रिपल IITs खोले गए हैं, 7 नए IIM खोले गए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और 15 नए एम्स बनाए गए हैं। ये सरकार की उपलब्धि है इस बार की। 7, देखिए 7 IIT, 7 एम्स, उसका सॉरी 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स और 16 क्या ट्रिपल IIT। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जिक्र किया था पीएम मुद्रा योजना का। पीएम मुद्रा योजना के अंदर जो है कि फंड्स ऑफ फंड बनाया जाएगा, स्टार्टअप इंडिया का जिक्र किया था, और फिर स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी स्कीम का भी जिक्र किया था। खेल के लिए बहुत हम लोगों ने अलग से जिक्र किया था, खेल और युवा के लिए। उसमें आप अगर इस बार का बजट भाषण आपने पढ़ा हो तो उसमें दिया है ना, मैग्नस कार्लसन का नाम, सॉरी इनका नाम आर प्रज्ञानंदन का नाम, उनसे तो ये हार गए थे, बट फिर भी आर बाबू प्रज्ञानंदन जो है वो क्या है, चेस के खिलाड़ी है ना। शतरंज। हाँ। हाँ, शतरंज के खिलाड़ी है, ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं, और उनसे बहुत अच्छा खेल रहा है। उनकी बहन है आर वैशाली, ये कुछ नाम है, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। तो उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया था कि दिव्यांग जनों के लिए जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी खेल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। कहाँ खोला गया है ये? जबलपुर में। हम्म, जबलपुर में सर। हाँ, याद रखिएगा कि दिव्यांग जनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी खेल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है जबलपुर में। मध्य ये प्रदेश। स्पेशली दिव्यांग जनों के लिए, विकलांगों के लिए है। ये आजकल तो केरल में पिछले बार हुआ था ना, वो विकलांग का स्पेशल क्रिकेट हुआ था। शायद ये कौन है, बधिर कुछ करके था। हाँ बधिर करके था। और एक ये यू यू कौन छक्का मारा था एक बार, 6 छक्का लगातार मार दिया था, उसमें हम लोग छोटे थे। युवराज सिंह को शायद दिया गया है, उनका कोच वोच कुछ बनाया गया है। ठीक है, उतना तो मुझे ध्यान नहीं है, वो ये पुराना 1-1.5 साल का न्यूज है। उसके बाद अन्नदाता के बारे में बात किए थे, तो अन्नदाता हमारे बॉर्डर पे आ चुके हैं किसान। दिल्ली वाला देखे हैं न्यूज? देखे नहीं सर। क्या हो रहा है दिल्ली में अभी, कि क्यों कर रहे हैं किसान आंदोलन, क्यों कर रहे हैं, कुछ पता है कि नहीं? कुछ बताइए तो थोड़ा सुने, देखते हैं कितना न्यूज देखते हैं हम लोग। किसान आंदोलन 2.0 कुछ है आइडिया? एमएसपी के बारे में क्या प्रश्न कर रहे हैं? किसानों के जो 3 रूल पिछले बार आए थे सर, उसी से रिलेटेड है क्या? पेपर भी और देख बिजली के भी रिलेटेड कुछ तो बात है, उस पे भी किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, आदित्य सर बताएंगे। आदित्य सर कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर। जी अभी सर किसान लोग जो है सर वो आंदोलन कर रहे हैं। वो पुराना जो किसान बिल था तो वो तो समाप्त हो गया था, लेकिन उनकी कुछ और मांगे थी, जैसे एमएसपी को कानूनी वैधता देना। उसके बाद उनकी कुछ मांगे हैं सर, जिसमें पहला ये है एमएसपी को कानूनी वैधता देना। उसके बाद सर जो किसानों के ऊपर जो लखीमपुर खीरी वाला केस घटना दर्ज हुआ हुए था। थे उनको खत्म करना। उसके बाद सर जो लखीमपुर खीरी में जो एक दुर्घटना हुई थी तो वहाँ उसको भी उस न्याय पे मिले। कार्रवाई करना, वहाँ मुआवजा देना, न्याय देना। ये सब है सर। स्वामीनाथन आयोग का जो सिफारिश था, जी बिल्कुल, उसको स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करना। और जो इन सबको लेके पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन उसको लेकर जो सर बैरिकेड लगा दिया गया है। धारा 144 1 महीने तक लागू किया गया है इन क्षेत्रों में। तो काफी यही है दुखद सर। है। मैंने देखा न्यूज, जी। मैं लगातार न्यूज देखते रहता हूँ। मुझे न्यूज एट नाइट प्रोग्राम के तहत मुझे न्यूज ही पढ़ाना होता है, मैं करंट अफेयर ही पढ़ाता हूँ उसमें। तो ये मैं जी। देखते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि इस तरीके से जब हमारे किसान आंदोलन करने के लिए आते हैं तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कीलें ठोकी गई हैं। ये कील सड़क पे नहीं ठोका गया किसी किसान को रोकने के लिए, ये लोकतंत्र के ऊपर कील ठोक दिया गया है। बड़े बड़े बैरिकेड्स, बुलडोजर्स, बोल्डर्स लगाए गए हैं। जैसे पाकिस्तान और क्या कहते हैं चीन के बॉर्डर की फेंसिंग की जाती है, उस तरीके से कटीले तारों से उनकी फेंसिंग की गई है। ड्रोन से आंसू गैस के वो गोले गिराए गए हैं। आज का आप जाके जरा न्यूज देखिएगा।
ये कतई किसी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है कि इस तरीके से किया जाएगा। इसमें उन लोगों की मांग क्या है भाई कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी के लिए कानून बनाइए। जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है कि 1.5 गुना एमएसपी दिया जाए तो उस पर बात किया जाए। लखीमपुर खीरी में इसी सरकार के एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने पिछली बार किसान आंदोलन के समय पे वो थार जीप जो होता है वो चढ़ा दिया था। इससे 4-5 किसान, ये कितने किसान हमारे मतलब कि उनके 10 से 11 थे लगभग सर। 10 से 11 थे जो भी थे, उनकी शहादत हुई है। उनके उनके ऊपर उल्टा किसानों के ऊपर केस दर्ज है। वो जो व्यक्ति है आज भी वो मंत्री है ही, और उसका बेटा आज भी बेल लेके कहीं घूम रहा है या क्या कर रहा है पता नहीं है। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को लाया गया था, जिसमें किसानों को जो है कि काफी कड़े चार्ज लगाए गए थे। किसानों के ऊपर भी वो बिजली बिल ठीक ठाक लगेगा। अभी तो बिहार में 70 पैसे रेट चलती है, ये सब्सिडाइज एग्रीकल्चर बिजली रेट बिहार का 70% है। लेकिन जो केंद्र सरकार का ये बिल था उसमें किसानों को एग्जेम्पशन नहीं दिया गया था बिल से। उसको लेकर के पॉल्यूशन के बारे में किसानों के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं कि अगर आप पराली वगैरह जलाओगे तो बहुत भयंकर तरीके से आपके ऊपर जो है कि एक्शन लिया जाएगा, केस हो जाएगा, आप जेल चले जाओगे। ये सब सारी मांगों को लेकर के कृषि वस्तुओं को, दूध उत्पाद हो गया, फल सब्जी हो गया, मांस पर ये सब आयात शुल्क कम करने के लिए जो है कि भत्ता बढ़ाए जाने की बात कर रही है। किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर हम बूढ़े हो जाते हैं तब सब दिन आपका हम सेवा करते हैं, हम आपके अन्नदाता हैं, आप हमें खुद ही अन्नदाता भारत का भाग्य विधाता कहते हैं, और उसके बाद हमको पेंशन भी नहीं मिलता है। जब हम काम करने योग्य नहीं रहेंगे हमको तो कुछ नहीं मिलता है। तो कम से कम कुछ तो एक न्यूनतम पेंशन हो। सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को क्यों पेंशन मिले, या संसद के लोगों को क्यों पेंशन मिले, किसान को क्यों नहीं पेंशन मिले? जो आपका वेलफेयर स्टेट है ये क्या चीज करता है? ये काफी दुखद है। इस तरीके से मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता इन बातों का कि किसानों के ऊपर इस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए वो लोग जा रहे थे, उनको जाने देना चाहिए था। बाकायदे उनके लिए एक स्पॉट जो है कि चिन्हित करके देना चाहिए था। और कोई सरकार आज तक, मतलब कि पूरे भारत का इतिहास है, स्वतंत्रता के बाद से कोई भी सरकार आई है 1950 से 1952 से चुन करके, कोई भी सरकार किसान आंदोलन से नहीं बच पाया। मोदी सरकार के समय में सबसे कम आंदोलन हुए हैं। मैं बहुत दिन से न्यूज देख रहा हूँ, 2004 ईस्वी से ही न्यूज देखते आ रहा हूँ। जब मैं बहुत छोटा बच्चा था उस टाइम से मैं न्यूज देखता हूँ। मोदी सरकार के समय में इतने कम आंदोलन हुए हैं, उसमें भी किसानों के ऊपर ये अत्याचार। पिछली बार के आंदोलन का मैं पल पल रिपोर्ट जानता हूँ, किसानों को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। और उसके बाद फिर जब यूपी वाला इलेक्शन हुआ तो कानून वापस ले लिए गए। आप एक राज्य और क्या कहते हैं, एक देश और एक इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो मुद्दा होता है ना, उसमें यही जो है ना गंभीर सवाल उत्पन्न करते हैं कि अगर एक बार 5 साल में इलेक्शन होगा तो डेमोक्रेसी का क्या होगा। तो अगर आप नागरिक हैं, आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो सजग स्टूडेंट जरूर बनिए, अपने हक के लिए जरूर लड़िए। कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है उसको जरूर देखिए। डेमोक्रेसी रहेगा तभी देश रहेगा। तो अन्नदाता भारत के भाग्य विधाता, इसके लिए मैंने जो है कि काफी स्कीम का बात जिक्र किया था, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, ई नैम, अशोक दलवाई समिति। बताइए कुछ इसके बारे में अगर किसी को याद है तो। किसी को याद है पीएम किसान सम्मान निधि क्या है? कुछ नहीं, 6,000 दिया जाता है प्रति वर्ष 3 किस्त में। हाँ। 2-2 हजार। और पीएम फसल बीमा सर इसमें जब क्षतिग्रस्त हो जाता है उस पे बीमा दिया जाता है। चावल, गेहूं और दलहन फसल पे 2-3 ऐसे करके कुछ बीमा दिया जाता है सर। 2%, 3%। अच्छा ठीक है। ई नैम क्या है? और कोई और बताइए, आरती नहीं बोलेंगे, कोई और। ई नैम क्या है? ई नैम, ENAM क्या है ये? बताए थे हम लोग उस दिन, पढ़ाए थे इसको अच्छे से। ई नैम क्या है? अशोक दलवाई समिति का रिपोर्ट क्या है, कुछ तो बताइए। सर ई नैम ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है सर। अशोक दलवाई समिति किसके बारे में है? ये तो कई दिन क्लास में डिस्कस हो गया है भाई। कल परसों भी बताए थे। में बोला गया था कि किसानों की आय जो है 2 गुना करनी है 2022 तक ही। अच्छा ठीक है। और फिर बाजरी अन्न के बारे में क्या है? बाजरे पर जो मोटे अनाज है उसके उत्पादन में बढ़ावा देना है अन्न श्री योजना के तहत। अरविंद मायाराम समिति क्या है? ये पता नहीं है, ये पढ़ाए भी नहीं थे। ठीक है, नहीं बताए, अभी पढ़ाएंगे अरविंद मायाराम समिति। देखिए,
अशोक दलवी समिति, जैसा कि आरती ने थोड़ा सा बताया कि 2 गुना किसानों को इनकम करने की जो बात मोदी सरकार ने कही थी 2022 तक, जो है कि हम अपने किसानों का इनकम डबल कर देंगे, उसी के बारे में समिति से रिपोर्ट लिया गया था। तो फार्मर का इनकम तो डबल नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर विकास दर भारत का बढ़ाना है और किसानों को सच में आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और वो 10% अगर विकास दर रखना है तो 15% कृषि निर्यात आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर श्री अन्न के बारे में भी बताए थे कि कोडेक्स एलिमेंट्री ने जो है कि भारत को चुना है एशिया का प्रतिनिधि श्री अन्न के लिए, कि श्री अन्न का मानकीकरण किया जाएगा। जो बाजरा होता है, रागी होता है, मोटे अनाज बेसिकली जिसको कहते हैं, उसी को हम लोग श्री अन्न बोलते हैं। तो खाद्य पदार्थों को मानकीकरण करने के लिए भारत को ही एशिया का प्रतिनिधि माना गया है। वर्ष 2023 जो है कि बाजरा वर्ष के रूप में, मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाए थे। कहाँ मनाया गया था बताइए, तो बताइए कुछ। अरे यूएन में घोषित हुआ था ना 2023 जो है कि बाजरा मोटे अनाज का वर्ष। 2023 यूएनओ श्री अन्न। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में भी चर्चा की थी हम लोगों ने कि श्री अन्न को जो है कि बहुत महत्व दे रहा है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये मान चुका है कि अगर पूरे विश्व के लोगों के, पूरे विश्व के आबादी की अगर पेट भरनी है इस जलवायु परिवर्तन के दौर में भी, तो हमको जो है मोटे अनाज, जिसको कि श्री अन्न कहते हैं, उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा और उसको जो है कि यूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो मोटे अनाज है, इस पौधे में खासियत ये होता है ना कि ये कम पानी में भी उग जाते हैं। जो ड्राउट वाला कंडीशन होता है या फिर जलवायु परिवर्तन अनुकूल परिस्थिति नहीं भी रहती है, फिर भी ये हो जाता है। तो और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये कहा भी है कि हम बहुत सारे मोटे अनाज जो है भारत से खरीदेंगे। नैनो यूरिया के बारे में बात किए थे, नैनो डीएपी भी आ गया है अब तो। कल भी सर जो है कि बहुत अच्छा से एग्रीकल्चर के बारे में वो आपको पीडीएफ मिला होगा, जो लोग पेड़ बच्चे हैं उनको दिखा होगा, वो जिक्र किए थे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। तो सतत विकास के बारे में हम लोग जिक्र नहीं किए थे, तो अब से हम लोग जो है कि कुछ नया चीज पढ़ेंगे। ये तो हमने पुराना रिकैप किया और अब नहीं भूलिए। एमएसपी पर सर 1.5 गुना वृद्धि का था जो, हाँ वो एमएस स्वामीनाथन समिति का हाँ था ये। स्वामीनाथन समिति का था, जिनको भारत रत्न मिला है ना, वही व्यक्ति हैं वो। यस यस उनकी बेटी सौम्या स्वामीनाथन है, वो साइंटिस्ट है यहाँ पे। जी सर। और अभी कुछ वैज्ञानिक कहाँ की थी स्वामीनाथन, उनकी बेटी है वो। वो हाँ थे वो। तो हम लोग अब कुछ नया पढ़ लेते हैं आज से। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मोदी सरकार का क्या प्लान है। क्योंकि मोदी सरकार का एक ये भी विजन है कि 2047 तक जो है भारत को क्या विकसित राष्ट्र बनाना और विश्व गुरु बनाना है, क्या क्या करना है। तो जो भी विकसित राष्ट्र बनाना है, ऊर्जा स्वतंत्र बना देना है, ये सब भी कहा गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? किसी चीज का वर्तमान में उपयोग करते हुए भविष्य के लिए उसे सुरक्षित रखना सतत विकास है। मतलब कि पेट्रोल हम ही सारा यूज नहीं कर लें, उतना ही पेट्रोल हम यूज करें ताकि हमारे आने वाले बेटा पोता भी देख सके कि पेट्रोल क्या चीज होता था, वो भी अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल सके। कोयला सारा हम ही यूज नहीं कर लें, बेटा पोता को भी देखने दें कोयला क्या होता था। मतलब कि जो उपलब्ध संसाधन है उसका इस तरीके से इस्तेमाल करना कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उस संसाधन का लाभ मिल सके, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, सतत विकास। ठीक है। तो नेट जीरो का चर्चा हुआ था 2070 तक जो है कि भारत नेट जीरो हो जाएगा। नेट जीरो का क्या मतलब होता है, एनी आइडिया? यस सर, अगर हम कोई जितना ये क्या बोलते हैं कार्बन उत्सर्जन करते हैं, कार्बन उत्सर्जन करेंगे ना, तो उसको भी हम एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही मात्रा में, तो उसको कहते हैं नेट जीरो। मतलब आपने एक फैक्ट्री लगाई, आपने जो है कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन उत्सर्जन किया, तो उतना आपने जो है कि वन भी लगा दिया, पौधा भी लगा दिया ताकि उसको सोख ले, दैट इज नेट जीरो, है ना, सिंपल सी भाषा में। उसके बाद फिर रूफ टॉप सोलराइजेशन की बात की गई है, तो 2070 तक नेट जीरो हो जाएगा, ये भारत का लक्ष्य है। और रूफ टॉप सोलराइजेशन जो हमने चर्चा किया ही था, वो कौन सा योजना था, सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। हमने ये भी बताया था कि रूफ टॉप सोलराइजेशन और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बीच में क्या अंतर है, पढ़ाए थे ना उस दिन। रूफ टॉप सोलराइजेशन में क्या था कि 60% सब्सिडी सरकार देती थी, 40% सब्सिडी कंज्यूमर को देना पड़ता था। पीएम सूर्योदय योजना में क्या है कि 60% सब्सिडी सरकार देगी और 40% सब्सिडी प्राइवेट कंपनी देगी, कंज्यूमर को देना पड़ेगा 0 रुपया। ये ना अंतर है। रूफटॉप में क्या था, 60% सब्सिडी सरकार, 40% कंज्यूमर पैसा लगाए। इसमें क्या है, 60% सरकार और 40% प्राइवेट कंपनी, और आपको देना पड़ेगा 0 रुपया। आपके घर पे लगा देगा एक मतलब सोलर पैनल,
और उससे क्या होगा कि आप बिजली बनाइए, बिजली बना के जितना यूज करना है कर लीजिए। 300 मतलब कि यूनिट तक का था है, 300 यूनिट तक बिजली बनेगा आपके घर में। 100-150 यूनिट जो यूज होता है उसको कर लीजिए, और 150 यूनिट सरकार को बिजली बेच भी दीजिए। आपका छत, आपका सरकार का सोलर पैनल फ्री में, बिजली बनेगा, बिजली बिल आपका जीरो, आप अपना बिजली बेच भी सकते हैं सरकार को, और 25 साल तक वो चलेगा। सोलर प्लांट जो एक पैनल लगता है वो 20-25 साल तक चलता है। 12 साल के बाद वो सोलर पैनल का पैसा वसूल हो जाएगा, जो 40% प्राइवेट कंपनी पैसा लगाएगी, और वो पैसा जैसे ही उस कंपनी का वसूल हो जाएगा 12 साल के आसपास में, तो फिर वो जो है सोलर पैनल भी आपका ही हो जाएगा। तो आप उसका देखभाल अच्छे से करेंगे, उसको पोछे उछेंगे अच्छे से, उस पर धूल नहीं बैठने देंगे। सोलर पैनल में सबसे बड़ी समस्या उसके ऊपर जो धूल बैठ जाता है उसको साफ करना, नहीं तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कम बनने लगता है उससे। तो यही है रूफ टॉप सोलराइजेशन और पीएम सूर्योदय योजना में अंतर। ई बस सर्विस, आपको पता है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई बस सर्विस को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, ई व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। फेम योजना वगैरह का जिक्र किया था हमने। एक जो है कि बायो मैन्युफैक्चरिंग, ये नया टर्म है, इसको समझिए। बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री, आप समझ रहे हैं ये क्या है? बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? जो फूड वेस्ट होता है, जैसे इथेनॉल वगैरह बनाते हैं, क्या है ये? बायो मैन्युफैक्चरिंग ये है ना, गोबर गैस जो बनाते हैं, इसको बायो मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। इस दोनों को मिला करके इससे जो बायो इकोनॉमिक्स एक नया टर्म कहा गया है, ये एकदम से याद रखने लायक, मेंस में लिखने लायक टर्म है, इंटरव्यू में बोलने लायक टर्म है। बायो इकोनॉमिक्स मतलब जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री से बचा हुआ होता है या क्रॉप रेसिड्यू बच जाता है, उससे जो हम लोग यूज कर लेते हैं, एथेनॉल वगैरह बना लेते हैं, वो बायो इकोनॉमिक्स है। उसके बाद सतत विकास में एक सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको सच में उपलब्धि ही माना जाएगा, कि 10 करोड़ जो है कि पीएम उजाला, ये उज्ज्वला कनेक्शन दिया गया है। और दूसरा एक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके अंदर क्या होता है? वो गैस सिलेंडर के लिए गैस है। सिलेंडर मिलता है। प्रधानमंत्री उजाला योजना है, इसके अंदर क्या होता है? उजाला एलईडी बल्ब के लिए सर। हाँ, देखिए उजाला योजना के अंतर्गत 36 लाख एलईडी बल्ब, 36.9 लाख एलईडी बल्ब बांटे गए हैं, मतलब कि 40 लाख के आसपास एलईडी बांटा गया है। उसके बाद 72 लाख जो है कि ट्यूब लाइट बांटे गए हैं। आजकल वो एलईडी वाला आता है ना, मरकरी, उसको ट्यूब लाइट बोलते हैं। तो 36.9 लाख एलईडी बल्ब बांटे गए हैं, 72.7 लाख जो है कि ट्यूब लाइट्स बांटे गए हैं, और उजाला योजना के तहत ही 23.6 लाख ऊर्जा दक्ष पंखों का वितरण किया गया है। ये डाटा आप लोग नोट कर सकते हैं। क्या क्या बोला मैंने कि 36.9 लाख एलईडी बल्ब, 72.7 लाख ट्यूब लाइट, और उजाला योजना के तहत 23.6 लाख ऊर्जा दक्ष पंखों का वितरण किया गया है। एनर्जी एफिशिएंट फैन उसको बोला जाता है, वो बड़ा कम एनर्जी में घूमता, बहुत तेज है। इससे पहले क्या होता था याद कीजिए, हर गांव में क्या दिखता था आपको? 100 वाट वाला बल्ब, जो कि रात में तो जलता ही था, दिन में भी जलता था। ये 10 वाट का शायद हाँ, ये 9 वाट का होता है एलईडी, जो बढ़ता है ना, ये 9 वाट का रहता है। सर। क्या क्या बोले? 36 लाख कितना फैन के अरे बारे में? 36 दूनी 72, ऐसे याद कीजिए। 36 लाख एलईडी, 72 लाख ट्यूबलाइट मरकरी, 28 लाख पंखा। डाटा ऐसे ही याद किया जाता है, वो एकदम पूरा एग्जैक्ट याद करने जाइएगा याद नहीं रह पाएगा, वहाँ ऐसे ही याद करते हैं। 36 लाख बल्ब, 72 लाख मरकरी, 23 लाख पंखा, बात खत्म। ठीक है, ये बांटा गया है। 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। स्ट्रीट लाइट समझ रहे हैं ना? 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित ऊर्जा में भी बढ़ोतरी की गई है। इसका क्या मतलब हुआ? गैस जीवाश्म ईंधन, नॉन फॉसिल फ्यूल। दो तरीके से बिजली बनता है ना, एक फॉसिल फ्यूल से जो एनटीपीसी है कोयला वाला, और एक जो है कि नॉन फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि आपका पवन वाला हो गया, हाइड्रोलिक वाला हो गया, या फिर ये सोलर वाला हो गया। ये सब क्या है? ये है आपका वो नॉन फॉसिल फ्यूल वाला एनर्जी है, जिसको क्लीन एनर्जी बोला जाता है, ग्रीन एनर्जी बोला जाता है। तो इस तरीके से जो है ये सतत विकास पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ये डाटा है। जहां भी आपको लिखना हो पर्यावरण के बारे में, अब आप ऐसे लिख रहे हो या फिर क्या कहते हैं पर्यावरण के बारे में कोई क्या कहते हैं आंसर राइटिंग कर रहे हो, या फिर इंटरव्यू में पूछा जाए, तो ये सब डाटा याद रखिए। 5-6 डाटा लिखिए, एकदम नंबर 2-4 ज्यादा मिल ही जाएंगे आपको, ये बात की गारंटी है।
इसलिए डाटा मैं बार बार खोज खाज के लेते आता हूँ। आज भी मैंने शेयर किया था ना, वो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण आ गया है कल। शहरीकरण का दर 17% कुछ हो गया है बढ़ के, पता है ना, 15.3% था पहले, बढ़ के 17% कुछ हो गया है। मैं कल उसका डाटा लिख दूंगा, आज है मेरे पास पेपर, मैं लिखा नहीं हूँ, खाली सिर्फ उसको पढ़ के हाईलाइट करके भेज दिया था। मिल गया था ना आप लोगों को? यस सर। सबको मिला था? जी जी। भाई सब लोग सोए हुए हैं। ये पेपर का कटिंग आज गया था ना? यस सर, आया था, यस मिला। सर। ओके, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें कि क्या क्या कर लिए। ज्ञान बा हो गया, गरीब अन्नदाता महिला किसान हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया बजट का आपका क्लियर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जो है कि पीएम गति शक्ति, जानते हैं ये पीएम गति शक्ति क्या है? क्या है पीएम गति शक्ति, कोई बोलिए। सब कोई गायब है भाई। बस और एक वंदे भारत ट्रेन है, उसकी संख्या में शायद वृद्धि की गई थी इसमें। हाँ, वंदे भारत कुछ कोच और नहीं, देखिए पीएम गति शक्ति जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको बढ़ाने के लिए ही एक ये इंटीग्रेटेड प्लान है पीएम गति शक्ति। इसके अंदर क्या होता है कि रेलवे, उसके बाद फिर हाईवे, उसके बाद फिर बंदरगाह, ये सबको जोड़ करके जो है कि एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो डेवलप किया जाता है। इसी के अंदर दो चीजें हैं, पीएम गति शक्ति है एक, और एक पीएम इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। तो पीएम गति शक्ति में क्या करेंगे कि हम रोड भी बनाएंगे, रेल भी बनाएंगे, और हवाई जहाज भी चलाएंगे, और पानी वाला जहाज चलाएंगे। सिंपल ऐसे समझ लीजिए। इस बार के बजट में घोषणा किया गया है कि 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। स्पेशल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ना, एक डीएफसीसी जिसको बोलते हैं, उसका वैकेंसी भी निकलते रहता है। जैसे रेलवे का वैकेंसी आता है ना, वैसे डीएफसीसी का वैकेंसी आता है। हर स्टेशन के आगे जो है कि देखिएगा न्यू लिखा हुआ आता है, न्यू मदार। वो हरियाणा वाला खुला था, राजस्थान वाला, उसमें सिर्फ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उसमें कुछ नहीं चलता, सिर्फ उस ट्रैक पे मालगाड़ी ही चलती है, उसमें नॉर्मल पैसेंजर गाड़ी नहीं चलती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसको बोला जाता है, उसमें सिर्फ मालवाहक जो वो मालगाड़ी होती है उस पर वो चलती है। पीएम गति शक्ति के अंदर वो 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। उसके बाद अरविंद मायाराम समिति ने कहा था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है तो विदेशी निवेश को बढ़ावा देना ही होगा। विदेशी निवेश 2 तरीके का होता है, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफपीआई, जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है? एफडीआई एफपीआई समझते हैं? पीआई क्या? यस नहीं, सर। आदित्य सर, पोर्टफोलियो वाला। आदित्य सर, जी जी सर। ये हालत ऐसे कैसे खराब है कि एफडीआई और एफपीआई समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। बता दें सर। जी वही सर, बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उसको एफडीआई बोलते हैं ना। अरे रे रे, उसको फिर मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट किसको बोलेंगे जी? सेविंग अकाउंट होता है जो पर्सनल अकाउंट यूज करते हैं, करेंट हो गया जिससे हम बिजनेस लेवल में डेली का लेन देन करते हैं। हाँ, तो एफडीआई फिर किसको बोलेंगे? 5 लाख प्लस। नहीं समझिए, देखिए जो एफडीआई होता है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को हासिल होता है। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब कि अगर विदेशी कोई कंपनी है वो आकर के भारत में अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहती है तो वो 2 तरीके से कर सकती है। एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे, जो वॉलमार्ट है वो आए यहाँ पे इंडिया में, अपना जो है कि दुकान खोले, अपना रिटेल स्टोर लगाए, यहाँ लाइसेंस प्राप्त करे और अपनी कंपनी खोले, उसको जो है एफडीआई बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में इसका डेफिनेशन बहुत टेक्निकल है। 10% निवेश माना जाएगा, 10% फिर जो है कि 10 साल के लिए माना जाएगा। इस तरीके से इसका टेक्निकल डेफिनेशन बहुत टफ है। एफपीआई क्या होता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि जियो कंपनी है, रिलायंस अडानी साहब, इसका मुकेश अंबानी साहब का, तो अगर अमेरिका का कोई उद्योगपति चाहेगा कि हमको इसमें भारत में बिजनेस करना है लेकिन अपना दुकान नहीं खोलना है, अपना मॉल नहीं स्थापित करना है, अपना फैक्ट्री नहीं डालना है भारत में, लेकिन हमको पैसा लगाना है, तो वो कैसे लगाएगा? एफपीआई के माध्यम से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। अगर किसी को है कि हम कोई अमेरिकन कंपनी है वो भारत में अपना दुकान खोलना चाहती है, अपना स्टोर लगाना चाहती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना चाहती है, तो वो क्या करेगी? एफडीआई करेगी, सिंपल भाषा में। फिर इसका अलग अलग डेफिनेशन है। तो अरविंद मायाराम समिति ने कहा था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है तो विदेशी निवेश को बढ़ावा देना पड़ेगा, और उसके लिए जो है कि आपको बायलैटरल अलायंस करने होंगे। 2 पक्षीय समझौते होते हैं ना, जानते हैं ना, 2 पक्षीय समझौते, 2 देशों के बीच जो मुक्त व्यापार का समझौता होता है, इस टाइप का समझौता,
उसको द्विपक्षीय समझौता बोला जाता है। यस सर। हवाई अड्डों का यस विस्तार सर। किया जाना है। कौन सी योजना है हवाई अड्डा के लिए, बताइए तो एक योजना का नाम। अरे भाई, उड़े देश का हर नागरिक उड़ान, चप्पल वाला भी हवाई जहाज पे चढ़ेगा। उड़ान योजना सुने हैं ना? उड़ान योजना के तहत देवघर में एक एयरपोर्ट बना है, जो बाबा क्या है वो, बासुकीनाथ, क्या नाम है, जो भोलेनाथ का मंदिर है जी। बाबा बैद्यनाथ। हाँ, बैद्यनाथ, हाँ वही। उसमें जो है कि ये उड़ान योजना के तहत वहाँ एयरपोर्ट बना है। उड़ान जी, जी। मतलब उड़े देश के हर नागरिक सस्ता हवाई यात्रा करवाने का ये योजना है। उसके बाद मेट्रो रेल, और क्या कहते हैं ये नमो भारत है। नमो भारत क्या है जानते हैं? ये रैपिड रेल है सर। रैपिड रेल है इसका नाम है। एक ही रैपिड रेल अभी चल रही है भारत में, मेरठ वाली, दिल्ली से मेरठ जो चलती है, उसको नमो भारत बोला गया है। अगर शहरीकरण को बढ़ावा देना है और शहरीकरण में अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप करना है, तो इस दो चीजों पे ध्यान देना ही पड़ेगा आपको, एक मेट्रो रेल पे और एक रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर जिसको बोला जाता है, रैपिड रेल, जिसको कि नया नाम दिया गया है नमो भारत। 40,000 रेलवे के डिब्बों को जो है कि वंदे भारत डिब्बों से बदलने का बात किया गया है इसी बजट में। वंदे भारत डिब्बे आप समझ रहे हैं, जो वंदे भारत ट्रेन चलती है, वंदे भारत स्लीपर भी आ गया है, पहले वंदे भारत सिर्फ एसी था। तो एक हब एंड स्पोक मॉडल की बात की गई है। जानते हैं ये हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है? यस सर, इसमें SHG बहुत सारे ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हब एंड स्पोक ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड है। तो यहाँ भी बात किया गया है कि अगर मतलब कि शहर का फैलाव करना है ना आपको, तो रेलवे मेट्रो का जो है कि बहुत लंबा दूर दूर तक लेके जाना पड़ेगा आपको, शहर से दूर तक मेट्रो बिछाना पड़ेगा। जैसे कि आप दिल्ली का ही बात करें, जो स्टूडेंट रहता है यहाँ पे वजीराबाद वगैरह में, मुखर्जी नगर में, हम लोग भी रहे हैं, हम भी वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता था, पहले तो उसका तुकरोल बाग चले गए थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि जो वजीराबाद है वो दिल्ली के रिंग रोड से भी बाहर का इलाका है, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, इसलिए वहां रहता है। मुखर्जी नगर में थोड़ा सा रूम महंगा पड़ता है। तो वही है ना कि आपको अगर कनेक्टिविटी अच्छी दे दी जाए, अभी तो वजीराबाद में मेट्रो बन भी रहा है, अगर कनेक्टिविटी अच्छी दे दी जाए तो आप थोड़ा सा दूर से भी जा सकते हैं शहर, और अपना काम धंधा करके फिर जो है कि शहर से बाहर आ जाएंगे, तो शहर में जाम वगैरह की समस्या है, और शहर में जो महंगा मकान मिलता है उसकी समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। मैं मतलब एक दोस्त बता रहा था कि अमेरिका की जो न्यू एम्पायर बिल्डिंग है, जहाँ अमेरिका का मतलब मेन शहर है, वहाँ के एक रूम का किराया 1,43,000 रुपया पर मंथ पड़ता है, उसके US डॉलर के हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो इतना महंगा रेंट मिलता है वहां पे। एफडीआई में वृद्धि हुई, इस डाटा को नोट कर लीजिए कि 2005 से 2014, यानी कि मनमोहन सिंह के सरकार में एफडीआई आता था 298 US बिलियन डॉलर। मोदी सरकार में 2014 से 2023 का ये डाटा है 596 US बिलियन डॉलर। अगर इसमें आप क्या कहते हैं महंगाई को एडजस्ट भी कर देंगे, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर भी देंगे, तो भी एफडीआई की मात्रा बढ़ी है। एफडीआई इनफ्लो क्या हुआ है, बढ़ा है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है इकोनॉमिक्स में? इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है जानते हैं? अरे भाई, कोई प्याज है 100 रुपया किलो मिलता था 2020 में, अभी उस प्याज का दाम 105 रुपया हो गया है, तो मिल एक ही किलो रहा है, लेकिन 5 रुपया क्या हो गया है, रुपये का वैल्यू घटा दिया है। वही होता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई। उस समय का 1 रुपया अभी का 10 रुपया के बराबर जो बोलता है ना गांव वाला लोग, वही है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। कि अगर आप इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कर भी लेते हैं फिर भी एफडीआई में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ये आंकड़ा 2004 का है 298 US बिलियन डॉलर। अभी जो ये आंकड़ा 2024 का है 596 US बिलियन डॉलर। ठीक है, म्यूट कर लेंगे, जो नहीं बोलेंगे म्यूट कर लेंगे प्लीज। आरती म्यूट कर लें आप। उसके बाद जो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ही एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है, कोई बताएं? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम आ गया है आकांक्षी जिला कार्यक्रम से बढ़ते बढ़ते। आप लोगों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम का भी याद नहीं है। कितने जिले थे? 112 जिले थे पहले। हाँ आदित्य सर बताइए कुछ। सर यह योजना के तहत सरकार देश के जो सबसे पिछड़े जिले हैं, नीति आयोग की सहायता से सर उसको पॉइंट आउट करके और वहाँ पे विशेष कार्यक्रम चलाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य इन सब संबंधित रहती है। या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से है सर। जो अति पिछड़े जिले हैं
देखिए 112 अति पिछड़े जिलों का चयन किया गया, जिसमें खगड़िया जो है कि बिहार का बहुत ही अति पिछड़ा जिला था, और उसको आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत ला करके सरकार का ये प्लान है, इन सारे जिलों को जो है कि योजना के हर लाभ को इसको पहुंचाया जाए किसी तरीके से। उसी तरीके से फिर आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बाद सरकार ने आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम स्टार्ट किया, और उसमें भारत के 500 प्रखंड को चुना गया कि ये प्रखंड विशेष रूप से पिछड़ा हुआ है, इसको पॉइंट आउट करो, इसको हाईलाइट करो, और इसके लिए अलग से योजना बनाओ, और इसमें जो पैसा आ रहा है उसका बंदर बाट कहाँ हो रहा है, क्यों नहीं ये डेवलप कर पा रहा है, उसको जो होता है ना क्लास के कमजोर बच्चों के ऊपर ध्यान देना। मिशन दक्ष आरती मैडम, तो भाई मिशन दक्ष है ये कि देश के कमजोर जिलों को पॉइंट आउट करो, उसको अलग से बैठ के पढ़ाओ। उसके बाद देश के कमजोर ब्लॉक को चयन करो, उसको अलग से बैठ के पढ़ाओ का मतलब कि उसका योजना का लागू करवाओ, ध्यान दो कहाँ पिछड़ रहा है, क्यों पिछड़ रहा है ये ब्लॉक। इसी को आकांक्षी जिला कार्यक्रम बोला जाता है। मोदी जी का एक चीज में तो महारत हासिल है कि नाम बड़ा बढ़िया रखते हैं। ये अभी मैं एक नया बात बता रहा हूँ। क्या हुआ कि हम लोग बोलते थे कि जो किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है ना, सबसे पूर्वोत्तर वाला गांव। यस सर। हाँ, तो उसको क्या कहा गया कि जो अब उसको भारत का सबसे अंतिम गांव नहीं माना जाएगा, उसको भारत का प्रथम गांव माना जाएगा। गरीब को गरीब नाम नहीं दिया जाएगा, उसको धन्ना सेठ नाम दिया जाएगा। भाई उससे गरीबी उसकी खत्म नहीं होती है, नाम कुछ भी दे दें, आप आकांक्षी जिला कह दें या पिछड़ा जिला कह दें, विकास तो करना ही पड़ेगा। खैर अच्छा है कि कम से कम सम्मानित तरीके से नाम तो देते हैं। तो ये चीज जो है कि बजट का बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट था, हम लोगों ने देखा, और लगभग बजट की बातें हमने कर ली है। कुछ बातें अगर छूटी होंगी तो एक आध दिन के अंतर्गत जो है कि कल बिहार का शायद बजट भी पेश हो जाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे अगर आ गया है तो बजट भी आ जाना चाहिए। अब देखिए किस दिन बजट आता है बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। भारत सरकार इस बार कोई फुल फ्लेज इकोनॉमिक सर्वे जारी नहीं किया है, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे उतना पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं। उसमें भी यही सब बातें लिखी गई है कि पिछले 10 साल में हमने क्या किया है, उसी का बोल बच्चन गिरी किया गया है उसमें। तो बिहार का जो आज का मैं पढ़ रहा था पेपर, कुछ बातें मैं बता देता हूँ कि एक चीज जो सम्राट चौधरी जी हमारे जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अलग से आय के स्रोत ढूंढने होंगे। इसका मतलब अगर आप पहले समय से बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बिहार जो था पहले क्या था कि केंद्र सरकार के पैसों पे बहुत ही निर्भर था, बहुत ज्यादा 60% से ज्यादा पैसा केंद्र से जो पैसा मिलता था उसी पे निर्भर था बिहार, और अभी भी है। लेकिन आरती मैडम जैसे लोगों का जो नया नया नौकरी लग गया है टीचर में, 3 लाख टीचर, 5 लाख टीचर, इससे क्या हुआ है कि सरकार का वित्त बिगड़ रहा है। तो सरकार ने कहा है कि आय के नए स्रोतों को ढूंढना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि एफआरबीएम एक्ट लागू है। एफआरबीएम एक्ट सिर्फ केंद्र सरकार के लिए नहीं बल्कि राज्य सरकारों के लिए भी लागू है। बिहार का एफआरबीएम एक्ट 2006 वाला लागू है। तो ये एफआरबीएम एक्ट के तहत जो वायलेशन हो रहा है, जो लोन लेने की प्रक्रिया उससे ज्यादा चला गया है। प्रति व्यक्ति आय इस बार का बिहार का बढ़ा है। आज जो मैंने घेर के दिया है, जो मुझे याद है मैं बता रहा हूँ। शहरीकरण का भी दर बढ़ा है। पटना इस बार भी सबसे अमीर जिला रहा है, शिवहर इस बार भी सबसे गरीब जिला रहा है, और बिहार के कुछ जो है कि विकसित जिलों का नाम इस बार दिया गया है। ये पहले ऐसा किया गया है, और आश्चर्य की बात है कि मेरा जिला भागलपुर इतना विकास किया हुआ है, फिर भी विकसित जिलों में उसका नाम नहीं है। आरा जो भोजपुर है बहुत ही छोटा जिला है, पता नहीं कैसे उसका नाम है। जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ और किसी के साथ न्याय हुआ है। तो ऐसा हुआ है। मैं कल या परसों किसी क्लास में देखता हूँ, जब भी होगा मैं इसको आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ा दूंगा, और उसमें फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बिहार के वित्त में कैसे डिपेंडेंट है। जो प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर है, अभी भी प्राइमरी सेक्टर पे बिहार बहुत डिपेंडेंट है। ये बहुत ही मतलब कि निगेटिव संदेश है। आप समझिए कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर क्या होता है, जानते हैं कुछ? यस सर, कृषि से रिलेटेड है प्राथमिक, द्वितीयक में उद्योग धंधे, और थर्ड में सेवा क्षेत्र, परिवहन, संचार। तो इसमें क्या हुआ है कि इन सारे सेक्टर्स में प्राथमिक सेक्टर में बिहार अभी भी डिपेंडेंट है। इसका मतलब इसके जो जीडीपी का आकार है उसमें कृषि का अभी भी योगदान बहुत बड़ा है। कृषि का योगदान बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। अगर दूसरा क्षेत्र का योगदान कम है इसलिए कृषि का योगदान बड़ा दिख रहा है। अरे भाई बिहार में है ये क्या है,
खेती के अलावा तो कुछ है नहीं। खेती है, उसके बाद तो कहाँ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब तो कुछ नहीं है। उसके बाद फिर सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि जो शिक्षा वाला है, जो पटना का कोचिंग हब है, या फिर ऑनलाइन जो है कि कुछ काम जो हो रहा है, उसके माध्यम से बिहार में कुछ विकास आया है। जब तक कि सेकेंडरी सेक्टर में विकास नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास नहीं होगा, तब तक देश परमानेंट रूप से या राज्य परमानेंट रूप से डेवलपमेंट नहीं कर सकता। अगर रियल डेवलपमेंट अचीवमेंट करना है तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन करना ही होगा। ये इकोनॉमिक्स का नियम है। रियल डेवलपमेंट अगर करना है तो इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन लाना ही पड़ेगा आपको। देखिए, ये जो आज के समय में जैसे विवेक बिंद्रा टाइप का इकोनॉमी जो डेवलप करना है ना, वो इकोनॉमी में कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, सिर्फ विशुद्ध लफबाजी हो रहा है। और विशुद्ध लफबाजी जो है ना, वो इकोनॉमी में बबल क्रिएट करता है। शेयर मार्केट में कई बार बबल करेगा, क्रिएट करेगा। पेटीएम का क्या हुआ था? पेटीएम का शेयर जो है कि ओवर सब्सक्राइब था और 2 दिन के बाद शेयर कोई खरीदने वाला नहीं बचा था। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज ये जो पेटीएम पे हो रहा है, ये नहीं, 2021 या 22 में पेटीएम का शेयर आया था, 22 का शायद बात है ये। उसमें बड़ा 21 हंगामा में हुआ। सर। हाँ, 21 या 22 जो भी है, बड़ा हंगामा मचा था, पेटीएम आ गया, पेटीएम आ गया। उस समय भी जो अच्छे इकोनॉमिस्ट थे वो कह रहे थे कि पेटीएम में कुछ नहीं रखा हुआ, ये बहुत बड़ा ढोल है, फटेगा ही फटेगा। फट गया। बायजू वैल्यू क्रिएट कर नहीं रहे हैं, बच्चे को पकड़ पकड़ के एडमिशन करा रहे हैं। बायजू का फेल होना और पेटीएम का फेल होना, ये भारत के जो क्या कहते हैं, इसको स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इस पे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ये दोनों झंडा बरदार थे, एक टेक एजुकेशन के और एक जो है कि इसके क्या कहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के। आप जान रहे हैं कि बायजू कितनी बड़ी कंपनी थी, पेटीएम कितना बड़ा कंपनी था, और दोनों का दोनों फ्लॉप निकला हुआ है। तो इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए था। रेगुलेटर्स हमारे जो, एक चीज जान लीजिए, और जो हमारे रेगुलेटर्स आरबीआई हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो बैंकिंग का रेगुलेशन है, रघुराम राजन जी के समय से ही भारत का वित्तीय विनियामक जो आरबीआई है, वो उसका रेगुलेशन काफी टफ है, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का है। दुनिया के लोग इसको देखते हैं। भारत का जो क्या कहते हैं, एक और ये चुनाव आयोग है, ये भी काफी स्टैंडर्ड है। दुनिया के लोग इससे सीखने के लिए आते हैं। आपको ये पता हो कि भारत कई देशों में एज ए पर्यवेक्षक, चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में काम करने के लिए भी जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ये वर्ल्ड क्लास लेवल पे इसका नाम है। इसरो वगैरह का तो है ही। 2-3 चीज मैंने बताया, जो एक एएसआई है और एक चुनाव आयोग है और एक भारत का आरबीआई है। इस तीनों का नाम वर्ल्ड क्लास लेवल पे है और इसका रेगुलेशन बहुत टफ है। और भी रेगुलेटर्स हैं, जैसे कि वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाला है, या TRI है, ट्राई है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये लोग विशुद्ध फर्जी तरीके से रेगुलेशन कर रहे हैं। बीएसएनएल कंपनी का क्या सत्यानाश किया है, जियो को क्या उन्होंने फायदा पहुंचाया है, किसी को समझ में नहीं आया आज तक। तो खैर, ये मेंस की बातें हैं, वो जब आप डिटेल, बहुत डेप्थ स्तर में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा चीजें क्या हो रही है, नहीं हो रही है। तो काफी देर हो चुकी है हम लोगों को, लगभग बजट की बातें हो गई है। और कल देखते हैं, कल या परसों सर आएंगे, क्योंकि सर गए हैं इंटरव्यू देने के लिए। कार्तिकेयन सर का यूपीएससी वाला जो है, वो उनका कुछ सीएपीएफ या कुछ था, उनका इंटरव्यू है, दिल्ली गए हुए हैं वो। उसके बाद वो आएंगे तो फिर वो आंसर राइटिंग वाला वो बताएंगे, और हम लगातार इधर अब इकोनॉमिक्स ही पढ़ाएंगे आपको, और करंट अफेयर आप लोग पढ़ते रहिए। और जो चीजें होंगी वो पेड बैच वाले बच्चों को तो अपडेट मिल ही जाता है। आपको अच्छा लग रहा है ना पर्सनल अपडेट वाला सिस्टम जो स्टार्ट किया गया है? जो पेड बैच के बच्चे हैं वो बताएं। सही है, सही है। एकदम सर सीधा सीधा मोबाइल पे पहुंच जाता है, कहीं कोई ग्रुप देखने की आवश्यकता नहीं है। ग्रुप वाला देखते रह जाता है कि पेड ग्रुप का क्या हुआ। ब्रॉडकास्ट चलता है क्या? क्या? ब्रॉडकास्ट? हाँ, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है। जिनका नंबर ऐड नहीं है वो बढ़िया मैसेज है कर सर। देंगे, ऐड कर देंगे, जो पेड बच्चे हैं। ठीक है। अरे ग्रुप बनाए थे, ग्रुप में सारे लड़के घुस गए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग ग्रुप लेफ्ट कर जाए, नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, हम ही इस्तीफा दे देते हैं ग्रुप से, रहिए आप लोग ग्रुप में। बढ़िया